ना जाने क्यों कुछ दिनों से मुझे अजीब अजीब ख्याल सताने लगे थे। मेरा पति अजीब हरकतें करने लगा था, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। मुझ पर बिना वजह की रोक टोक करता था, इतना सारा कानून लगा कर रखा था, हर वक्त मुझ पर नज़र रखता था, ऐसे जैसे मैं भाग जाऊंगी। मुझे छत तो क्या खिड़की से बाहर देखने तक की इजाज़त नहीं थी। ऐसा लग रहा था मैं किसी कैद में हूँ। कभी जान निछावर करता तो कभी बिल्कुल अजनबी बन जाता था। मुझसे अपनी चीज़ें छुपाता था। मुझे अपने फ़ोन को भी हाथ तक नहीं लगाने देता था। अपनी सारी चीज़ें लॉक करके रखता था। किसी का भी फ़ोन आता तो उठकर बाहर चला जाता था, या मुझे कहता था कि तुम बाहर जाओ, मैं फ़ोन पर बात करूँगा, और चुपके से मेरी बातें ना सुनना। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई चुपके से मेरी बातें सुने, और मैं सुमीत की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हो जाती थी। सुमीत हर वक्त अपनी अलमारी को लॉक रखता था और किसी कीमती सामान की तरह अलमारी की चाबी अपने जेब में रखता था, और सुबह उठकर अपनी अलमारी को देखता था कि कोई चीज़ इधर उधर तो नहीं हुई। हालांकि चाबी तो उसके पास ही होती थी, फिर भी शक करता था कि मैं इसके पीठ पीछे उसकी चीज़ों को उठाती हूँ या देखती हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता था कि सुमित किसी बीमारी का शिकार है। जब खुद का काम होता है तो एकदम मेहरबान हो जाता था। ऐसा लगता था सुमित से अच्छा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। पर अलमारी की इतनी हिफाजत करना, बार बार चेक करना और शक में डालता जाता था। आज सुमित घर पर नहीं था और जल्दी में अपनी अलमारी का लॉक करना भी भूल गया था। एक पत्नी होने के नाते मुझे बहुत फिक्र होती थी कि आखिर इस अलमारी में क्या है जिसे सुमित कभी लॉक करना नहीं भूलता। और आज मुझे मौका मिला था। मैं अलमारी की तरह बड़ी डरते डरते अलमारी की तरफ हाथ बढ़ाई। मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि आज अलमारी के राज पता चलेगा। मेरी यह परेशानी भी आज दूर हो जाएंगी। अभी मैं अलमारी खोलने ही वाली थी कि बेल बज गई, और बेल की आवाज़ सुनकर मैं उछलकर पीछे हटी। ऐसा लग रहा था कोई बेल पर हाथ रखकर भूल गया हो। मैं भागती हुई दरवाजे पर गई तो सुमित खड़ा था। उसका चेहरा रेड था और सांस फूली हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे भागता हुआ आया हो या कोई इसके पीछे पड़ा हुआ हो। मैंने पूछा, सुमित, सब ठीक तो है? आप अभी तो काम पर गए थे, फिर इतने जल्दी वापस कैसे? और सुमित मुझे रास्ते से हटाता हुआ बोला, ज़रूरी चीज़ लेना भूल गया था, और सीधा कमरे में गया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद सुमित दोबारा ऑफिस के लिए निकल गया और मैं कमरे में आई तो मुझे बहुत मायूसी हुई। सुमित ने अलमारी लॉक कर दी थी और चाबी अपने साथ ले गया था। अब मेरा शक सही निकला, मतलब कुछ तो इस अलमारी में था जिसे सुमित मुझसे छुपा रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, कुछ बुरा होने वाला है। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। बचपन से ही मेरा दिमाग बहुत तेज़ था। मुझे पहले ही पता हो जाता था कि कुछ बुरा होने वाला है। आखिर इस अलमारी में ऐसा क्या था जो मुझसे छुपा रहा था? पति पत्नी में तो कोई राज नहीं होता। मुझे तो बहुत बुरा लगा कि सुमित मुझसे चीज़ें छुपाता है, और अब मेरा शक यकीन में बदल गया था। मुझे लग रहा था ज़रूर किसी लड़की का चक्कर है, इसलिए सुमित मुझसे खुश नहीं रहता है। अब मैं सोच रही थी कि सुमित की ज़िंदगी में कोई और लड़की थी तो उसने मुझसे शादी क्यों की? कोई मजबूरी होगी। सुमित के पापा राजी नहीं हुए होंगे, या लड़की के घर वाले राजी नहीं हुए होंगे। अब मेरे दिल में बस यही बात घूम रही थी कि सुमित बहुत जल्द मुझे छोड़ देगा और दूसरी शादी कर लेगा। यह सोचकर मेरा दिल बैठने लगता था। मैं सुमित के सारे काम करना चाहती थी ताकि वह मुझे ना छोड़े, पर सुमित अपना काम खुद करता था। एक दिन मैंने सुमित से कहा, आप अपनी अलमारी की चाबी मुझे दे ताकि मैं आपकी अलमारी की सफाई और सेटिंग कर दूं। ऐसा कहकर मैं सुमित को गौर से देखने लगी। वह बोला, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं खुद कर लूँगा। अलमारी में मेरी ज़रूरी कागजात है, उनको मैं किसी को हाथ लगाने नहीं देता। अगर एक भी चीज़ इधर उधर हो गई तो मुश्किल हो जाएंगी।
मैं प्यार से बोली, सुमित, मैं आपकी कोई चीज़ इधर उधर नहीं करूँगी। एक बार मैं तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? सुमित ने गुस्से से कहा। मुझे जवाब दिया और मैं चुप हो गई। फिर सुमित ने मुंह फेर लिया था। इसका मतलब यह होता है कि मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ। मैं गरीब घराने से थी। मैं खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। गरीब होने की वजह से कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता था, क्योंकि मेरे पापा दहेज देने के काबिल नहीं थे। तभी सुमित और उसके पापा एक दिन अचानक हमारे घर आए और मेरा रिश्ता मांगा और दहेज लेने से साफ मना कर दिया था। फिर मेरे गरीब माँ बाप बहुत खुश हुए और बिना देर किए शादी के लिए राजी हो गए और बिना देखरेख के मेरे रिश्ता सुमित से करा दिया। एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरी शादी सुमित से हो गई। मैं बहुत खुश थी कि मेरे नसीब जाग गए हैं और बैठे बैठे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। ना जाने आगे जाकर मेरे साथ क्या होने वाला था। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी। मैं दुल्हन बनकर बैठी थी। मेरा पति कमरे में आया और आते ही मोबाइल का कैमरा ऑन किया और मेरे करीब आया। मुझे बहुत हैरानी हुई और उलझन होने लगी। मैंने डरते डरते सुमित को कहा कि आप पहले कैमरा तो बंद कर दे। सुमित ने कहा कि मैं यह खूबसूरत पल कैमरे में कैद करना चाहता हूँ। मैं यह यादें संभाल कर रखना चाहता हूँ। मेरी सारी खुशी खराब हो गई। मोबाइल का कैमरा ऑन था और मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई तीसरी आंख मुझे इस हालत में देख रही है, जैसे मोबाइल का कैमरा नहीं बल्कि कोई इंसान मुझे देख रहा हो। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ हुई, पर एक रात की दुल्हन थी, मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी। ना जाने क्या बात सुमित को बुरी लग जाती। मैंने सोच लिया था कि मैं सुमित को बाद में समझाऊंगी कि ऐसे नहीं करते। फिर बाद में मैंने कहा, लेकिन सुमित ने मेरी एक ना सुनी थी। फिर रोज़ का यही काम हो गया और मैं सुमित को हमेशा समझाती, लेकिन वह मेरी एक ना सुनते। वह कमरे में आते ही कैमरा चालू कर लेते। मैं शर्म से सर झुका लेती थी। शायद मेरी जगह कोई और लड़की होती तो अपने पति की खुशी के लिए सब कुछ कर गुजरती, पर मैं इस किस्म की लड़की नहीं थी। मैं शुरू से ही शर्मीली टाइप की लड़की थी। कमरे के अंदर यह हाल था और कमरे से बाहर निकलते तो मेरा ससुर अजीब नज़रों से ऊपर से नीचे तक मुझे देखता और मैं परेशान हो जाती। ससुर मुझे एक आँख नहीं भाता था। एक लड़की होने के नाते मैंने उसकी गंदी नज़रों में छुपी हुई ख्वाहिश पढ़ ली थी। मैं ससुर के सामने खुद को बड़े से चादर में छिपा लेती थी कि इसकी गंदी नज़रें मुझ पर ना पड़े। एक तो मेरे ससुर को कोई काम नहीं था, सारा दिन घर में बैठा मोबाइल देखता रहता था या बस मुझे घूरता रहता था। उसे जरा भी शर्म नहीं थी कि मैं उसके बेटे की पत्नी थी और उसकी बहू। कभी दिल करता कि मैं सब कुछ सुमित को बताऊं, लेकिन मैं जानती थी कि सुमित मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। अभी मुझे इस घर में आए हुए 6 से 8 दिन ही हुए थे। सुमित अपने बाप की जगह मेरी बात पर कभी भरोसा नहीं करेगा। घर में हम सिर्फ 3 थे, मैं, सुमित और मेरे ससुर। मैं इस बात का भी ससुर का धन्यवाद करती थी। उसने मुझे हाथ लगाने की कोशिश नहीं की, बस नज़रों से ही मुझे घूरा करता था। पर कभी कभी हाथ वो काम नहीं करते जो आंखें कर जाती है। एक बार सुमित नहा रहा था। मैंने चुपके से उसका मोबाइल उठाकर देखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि उनके मोबाइल में भी फिंगरप्रिंट लगा हुआ था और सुमित के निकलने से पहले मैंने उसका मोबाइल वैसे ही रख दिया और सारा दिन अपने दिमाग में यही बात सोचती रही कि उनकी अलमारी भी लॉक है, फ़ोन पर भी लॉक लगा हुआ है, मुझे कहीं जाने आने भी नहीं देते। आखिर क्या मामला है? मेरी शादी को 1 महीना हो गया था। इस 1 महीने में कोई ऐसा दिन नहीं था कि मैं ढंग से खुश हो पाई हो। जब भी मायके जाने का नाम लेती, मेरा पति मुझे रोक लेते और मैं अपने माँ बाप के लिए बहुत उदास होती थी। मेरे मम्मी पापा, बहन भाई बहुत याद आते थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं उन लोगों से इतना दिन दूर रही थी। और दूसरी, सुमित के मोबाइल में हमारे वीडियो मुझे बहुत परेशान करता था। अगर कभी किसी ने वीडियो देख लिए तो ना जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे।
मैं इस बात से बहुत परेशान थी। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। सारी रात मेरी करवट बदलते बदलते गुजरी थी। सुमित गहरी नींद में सो रहा था। तभी मैंने आराम से सुमित का मोबाइल लिया और धड़कते दिल से सुमित का फिंगर मोबाइल पर रख दिया और मोबाइल का लॉक खुल गया। मोबाइल लेकर मैंने दूसरी तरफ करवट ली और कंबल में सर ढक लिया और आराम आराम से मोबाइल की तलाशी लेने लगी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि दिल हड्डियां तोड़कर बाहर निकल जाएगा। अगर सुमित की आँख खुल गई, उसने मेरे हाथ में अपना मोबाइल देखा तो बहुत गुस्सा करेगा और मुझे घर से भी निकाल देगा, क्योंकि वह अपनी चीज़ों के मामले में बहुत टेढ़ा था। सारे मोबाइल की तलाशी लेने के बाद मुझे हैरत का झटका लगा। वहाँ पर तो मेरी और सुमित की कोई एक वीडियो भी नहीं थी। हालांकि रोज़ वीडियो बनता था। मैंने मोबाइल बंद करके वैसे ही सुमित के सिरहाने रखा और सोच के समुंदर में डूब गई। सुमित ने कहा था कि वीडियो बन रहा है या वह आजमा रहा था। उसने कोई वीडियो नहीं बनाई है। शायद मुझे जांचने के लिए ऐसा कर रहा होगा। ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। अब मैंने महसूस किया था कि जब सुमित घर पर नहीं होता था और जब भी मैं किसी काम से ससुर के सामने से गुजरती, वह अपने मोबाइल में कुछ देखता और मुझे देखकर कहता, वह क्या वीडियो है। देखकर मज़ा आ गया और मुझे लगता मैं शर्म से ज़मीन में धंस जाऊंगी। ऐसा लगता था जैसे ससुर मेरे ही वीडियो देख रहा हो और उसके बारे में बात कर रहा हो। फिर अपने ख्याल वहम समझकर जुटला देती। ससुर के अंदाज मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। सुमित जब तक काम से वापस नहीं आता था, ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारती थी। मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त होता था जब सुमित अपने बाप के साथ छुपकर बातें करता था। दोनों मुझे देखकर चुप हो जाते थे या कोड वर्ड में बात करते थे। वह दोनों मुझे सादा और मासूम समझते थे, जैसे मैं इनकी बातें नहीं समझ रही हूँ। पर मैं पढ़ी लिखी लड़की थी, सब समझ रही थी और कुछ कुछ शब्द मेरे कानों में पड़ जाते थे तो मैं सारा दिन उसके बारे में सोचती रहती थी। सुमित ने मुझे बताया कि उसके पापा दिल का मरीज है, पर मुझे तो वह बिल्कुल ठीक लगता था। ऐसा लगता था जैसे सुमित का बाप नहीं, उसका बड़ा भाई है। बिल्कुल जवान लगता था और मैं यही सोचती थी कि ससुर तो बिल्कुल जवान लगता है, उसने दूसरी शादी क्यों नहीं की। शायद सुमित की मोहब्बत में दूसरी शादी नहीं की। शायद सच में वह हार्ट पेशेंट था। एक रात जब हम सो रहे थे कि मेरे ससुर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उसने सुमित को नींद से उठाया। मेरा ससुर अपना सीना मसल रहा था। उनकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। बार बार सुमित को बोल रहे थे कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो और सुमित भी घबरा गया और गाड़ी की चाबी उठाकर बाप को सहारा देकर बाहर निकल गया और मुझे कहा कि दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। मैंने एक बात नोट की थी, सुमित और मेरे ससुर घर पर कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ते थे। दोनों में से एक घर पर जरूर रहता था। अगर कभी मजबूरी में दोनों घर से बाहर जाते तो दरवाजे को बाहर से ताला लगा कर जाते थे और मुझे कहते थे कि तुम घर पर अकेली ही हो इसलिए बाहर से ताला लगाया है। पर यह बात भी मुझे अच्छी नहीं लगती थी, पर मैं चुप रहती थी क्योंकि मुझे बहस करना अच्छा नहीं लगता था। और फिलहाल तो हमारी शादी के नए नए दिन थे और मुझे बहुत जगह चुप रहना पड़ जाता था। आज मेरे ससुर की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हुई, ऐसा लग रहा था कि मर जाएगा। उसका रंग एकदम वाइट हो गया था। पहले तो कभी इसकी इतनी तबीयत खराब नहीं हुई थी। सच कहूँ तो मुझे मेरे ससुर की तबीयत की खराबी में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी और मैं ना ही मुझे उस पर कोई तरस आया। शायद तरस खाने के काबिल नहीं था। मेरी सोच वहीं अटकी हुई थी कि अचानक याद आया, सुमित इमरजेंसी में चाबी लेकर नहीं गया होगा। मैंने दरवाज़ा बंद किया और भागती हुई चाबी तलाश की। मेरी 10 मिनट चाबी तलाश करने में गुजर गए। मैं थक कर बैठ गई। तभी मेरे दिल में ख्याल आया कि मैंने बेड का गद्दा ऊपर किया और मैं खुश होकर बैठ गई क्योंकि गद्दे के नीचे मुझे चाबी मिल गई थी। मैंने जल्दी जल्दी अलमारी खोली। मेरी जान निकल गई। मेरा पति तो मेरी सोच से भी ज़्यादा आगे था। वहाँ कुछ खास चीज़ें मुझे नहीं दिखी
और मैं मायूस हो गई। वहाँ पर एक लैपटॉप और कुछ कागज़ पड़ा था, पर जैसे ही मैंने लैपटॉप खोला मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने जल्दी जल्दी कुछ वीडियो और फ़ोटो देखी और शर्म के मारे आंखें बंद कर ली। वहाँ पर बहुत सी लड़कियों की वीडियो थी और मेरी भी थी, जो सुमित रोज़ बनाता था। उन सब में सुमित ने अपना चेहरा अप्लाई नहीं किया हुआ था, पर मैं सुमित को अच्छे से पहचानती थी और उनमें लड़कियों के बेचने की एड्रेस भी थे। उन सब चीज़ों से मालूम हो रहा था कि सुमित और उसके बाप की दोस्ती एक बहुत बड़े गैंग से है, जो गरीब लड़कियों की शादी के नाम पर बेवकूफ़ बनाकर इस्तेमाल करते थे। क्योंकि वहाँ पर सुमित के बहुत सारे शादी के कार्ड भी पड़े थे। मैं यह सब देखकर अंदर से डर गई। मैं एक बहुत बड़े जाल में फंस गई थी। यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल था। मुझे लग रहा था कि मेरा दिल बंद हो जाएगा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे अपनी मौत बहुत करीब नजर आ रही थी। अगर सुमित को ये बात पता चला गई कि मैं उसके बारे में जान गई हूँ तो मुझे फौरन मार देगा। वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। यह सोचकर मेरा दम घुटने लगा। मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही थी, पर मुझे हिम्मत करनी थी। शुरू में तो ख्याल आया कि यह सब डिलीट कर दूँ और सब बर्बाद करके भाग जाऊँ, पर कहाँ जाती। अब तो मुझे शक हो रहा था कि सुमित ने घर में कैमरे छुपाकर लगा रखे होंगे, जिससे वह मेरी सारी बातें पता लगा रहा होगा। यह सोचकर तो मेरी हालत और बिगड़ गई। फिर मैंने सोचा कि अब जो होना था सो हो गया। अगर सुमित कैमरे लगाए हुए है तो भी मैं कुछ नहीं कर सकती थी। फिर ख्याल आया कि यह सब मेरा वहम हो। फिर मेरा दिमाग तेजी से काम करना शुरू किया और मैंने सब वैसे ही रख दिया जैसे पड़ा था और अलमारी का लॉक करके चाबी वापस उसी जगह पर रख दी। अगर मैं भाग जाती तो सुमित का राज कभी ना खुलता और मेरे घर वालों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता। मैं भगवान से प्रार्थना करके रोने लगी और इतना रोई कि मेरी आंखें सूज गई। मैं भगवान से मदद मांगी जा रही थी। अब न जाने कब तक सुमित मेरा इस्तेमाल करने वाला था ना जाने मेरे साथ क्या करता। बहुत वक्त गुजर गया था, अभी तक सुमित नहीं आया था। इसका मतलब था उसके बाप की तबीयत ज़्यादा खराब थी, वरना सुमित ज़रूर वापस आता, अलमारी की चाबी ले जाता। तभी मैं उठी और सारे घर की तलाशी लेने लगी, पर मुझे कोई ख़ास चीज़ न मिली। तो मैं अपने ससुर के कमरे में गई। जब से शादी होकर आई थी, एक बार भी ससुर के कमरे में नहीं गई थी। सुमित ने मुझे साफ शब्दों में कहा था कि पापा के कमरे में नहीं जाना, उनको पसंद नहीं। अब मैं ससुर के कमरे में गई तो उनका कमरा बहुत बड़ा था। अब मुझे अंदाज़ा हो गया कि जो भी राज है वह इस कमरे में छुपा है। तभी मुझे इस कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। मैं तलाशी लेने लगी, पर मुझे कुछ नज़र नहीं आया। पर एक छोटा सा कालीन बिछा हुआ था, उस पर मेरा पैर पड़ा तो मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने वहाँ कालीन हटाकर देखा तो वहाँ कमरे के फर्श पर एक लोहे का ढक्कन था, जैसे कोई जगह बंद करने के लिए दिया गया हो। मैंने डरते डरते वहाँ ढक्कन हटाया तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ पर नीचे की तरफ एक सीढ़ी जा रही थी। आज मैंने सारे राज जानने का सोच लिया था। अब चाहे मैं मरती या बचती, क्योंकि सुमित मुझे वैसे ही लिज्जत की ज़िंदगी देगा। इससे अच्छा था मैं मर जाती। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो मुझे टार्च पड़ा हुआ मिल गया। ज़रूर यह नीचे जाने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। मैंने टार्च लिया और सीढ़ियों से नीचे उतर गई। मैं वहाँ जाकर देखी तो मेरी रूह कांप गई। वहाँ तो अंधेरे में एक कैद खाना बना हुआ था। वहाँ 5 लड़कियाँ कैद थी और खाना न मिलने की वजह से सूखकर हड्डियों का ढांचा बन गई थी। मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो? सब लड़कियों ने बताया कि इन बाप बेटे ने मेरी गरीबी का फ़ायदा उठाकर शादी का गेम खेलकर उनके साथ गलत वीडियो बनाई, फिर गलत काम करने के लिए ब्लैकमेल करते रहे, और जब वह लड़की इस काम पर राजी नहीं हुई तो उन लोगों ने इस अंधेरे में हमें कैद कर दिया और अब बहुत जल्दी ही हमें बेचने का इरादा रखते हैं और इससे पहले भी बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। यह लड़कियों ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं इनकी यहाँ से निकलने में मदद करूँ।
वरना जल्द ही मुझे भी इस अंधेरे में कैद होना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर मेरा दिल घबरा गया। मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने चाबी की तलाशी शुरू की। मुझे बहुत डर लग रहा था, जैसे अभी सुमित आ जाएगा। चाबी ढूंढते हुए मेरे हाथ काँप रहा था। आखिरकार मुझे चाबी मिल गई। चाबी मिलते ही मैंने ताला खोला और उन सबको आज़ाद कर दिया और मैं फ़ौरन ही उनके साथ ऊपर आ गई और अलमारी को खोलकर वहाँ पर रखी सारी चीज़ें जल्दी जल्दी एक बैग में रख ली, क्योंकि मुझे इनके खिलाफ़ सारे सबूत जमा करने थे। आखिर अगर सुमित घर वापस आ जाता और हमें ना पाता तो फ़ौरन सारे सबूतों के साथ गायब हो जाते और कभी पकड़े ना जाते। पर मैं चाह रही थी कि वह पकड़े जाए। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो दूर दूर तक रास्ता सुनसान पड़ा था। सड़क पर स्ट्रीट लाइट जल रही थी और बहुत रात हो गई थी और हम सब मिलकर घर से बाहर निकल आए। बहुत देर छुपते छुपाते डरते हुए हम 6 लड़कियां रात के अंधेरे में किसी सवारी का इंतजार किए और हम सब मिलकर भगवान से भी मदद मांग रहे थे। मैं और आखिर में हमें एक टैक्सी नज़र आई तो हमारी जान में जान आ गई, क्योंकि लड़कियां बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और सही से चल भी नहीं पा रही थी। वहाँ से टैक्सी करके सीधा हम पुलिस स्टेशन आए। इस दौरान हम सबको पता लग गया था कि अभी दोनों बाप बेटा घर आ जाएंगे और हमें उम्र भर अंधेरे में कैद रखेंगे या हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। इसी डर में हम पुलिस स्टेशन पहुंच गए और पुलिस को हम सब लड़कियों ने सब कुछ बताया कि इन बाप बेटे ने हमें कैद किया और हमें आगे बेचने का इरादा रखते हैं। पुलिस को सुमित के घर का एड्रेस दे दिया और पुलिस ने फ़ौरन छापा मारा और बहुत से चीज़ें पुलिस को हाथ भी लग गई थी जो मेरे हाथ नहीं लग पाई थी। सुमित के खिलाफ सारे गवाह मिल गए थे। अब कोई उसे फांसी के फंदे से नहीं बचा सकता था। मेरा ससुर मर गया था। उसे इस बूढ़े की खुशकिस्मती समझे या बदकिस्मती कि वह पुलिस के हाथ के मार से बच गया था और मर गया था। सुमित अपने बाप को एम्बुलेंस में घर ला रहा था। उसके बाप को हार्ट अटैक आया था और वह मर गया था। सुमित अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता था, तभी उसे कुछ होश ना रहा और एक रात में बाप के साथ साथ उसके जुल्म की कहानी भी ख़त्म हो गई। लग रहा था कि भगवान के यहाँ आज दोनों बाप बेटे की पकड़ हुई थी। एक तो भगवान के पास हिसाब किताब दे रहा था तो दूसरे को जेल की काल कोठरी में उम्र भर सड़ना था। जिस तरह उसने इन मासूम लड़कियों को अंधेरे में कैद किया था। पुलिस ने सुमित को पकड़ा, हिरासत में ले लिया और उसे बहुत मारा पीटा। एक बहुत बड़ा गिरोह था जिसकी तलाश बहुत सालों से पुलिस को थी और हमने पुलिस के दबाव में आकर सुमित के सारी साथियों के नाम और उसके पता बताए और उसको भी पकड़ा दिया। इस तरह सारा गेम पुलिस के हाथ लग गया। पुलिस ने हमारी सारी वीडियोस हर जगह से डिलीट करवाई और सब लड़कियां अपने अपने घर चली गई और इतने बड़े गेम को पकड़वाने की वजह से मुझे इनामी पैसा भी मिला था और मेरा नाम बहुत रोशन हो गया और मेरा नाम अखबारों में छापा गया था। शायद भगवान ने मुझे इस काम के लिए चुना था, पर मैं बहुत डरी हुई थी। बहुत साल के बाद मेरी शादी हुई थी और मेरे इस शादी से बहुत लोगों का भरोसा उड़ गया था। अक्सर मुझे सपने में मेरे पति और ससुर नज़र आते थे। कभी मैं सपने में देखती थी कि मैं अंधेरे खाने में कैद हूँ। यह एक बहुत मुश्किल वक्त था जिसमें मेरे मम्मी पापा ने मेरा बहुत साथ दिया और मम्मी ने सबसे यही कहा कि मेरा पति मर गया है, इसलिए मैं गहरे सदमे में हूँ। सुमित से मैं डिवोर्स ले ली थी। मम्मी ने कहा अगर लोगों को डिवोर्स के बारे में बताऊंगी तो तुम्हारा दोबारा घर नहीं बस पाएगा, इसलिए मैंने सबसे बताया कि मैं विधवा हो गई हूँ। इसको भगवान का लिखा हुआ समझकर सब चुप हो जाते हैं। हमारे गांव में डिवोर्स देना अच्छा नहीं समझा जाता। मम्मी की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू भर गए थे। मम्मी को अब भी लगता था कि मैं दोबारा शादी करूंगी और दोबारा घर बसाऊंगी। मेरा तो शादी से भरोसा उड़ गया था। सच कहते हैं वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। वक्त के साथ साथ जख्म ठीक हो जाते हैं, पर कुछ जख्म के निशान मरते वक्त तक हमारे साथ रहते हैं और उन निशान को देखकर वह दर्द याद आ जाता है
और फिर 2 साल के बाद मम्मी पापा के कहने से मैंने दोबारा शादी कर ली। राहुल हमारे गांव में ही रहता था, बचपन से उसे देखते आए थे। राहुल पहले शादी की थी मगर राहुल को अपनी पत्नी से नहीं बनी और 2 साल के अंदर ही उन दोनों का डिवोर्स हो गया था और अब मैं राहुल की पत्नी हूँ। राहुल एक बहुत अच्छा इंसान और मोहब्बत करने वाला पति है। आज हमारे 2 बच्चे हैं। मैंने राहुल को सुमित के बारे में असल हकीकत नहीं बताया। मैंने सुना था कि जो खुद अपनी बात छुपा कर नहीं रखते, भगवान भी उनका पर्दा नहीं रखता। और मैंने कोई जुर्म तो नहीं किया था। मैंने सुमित से शादी की थी, पर सुमित ऐसा निकलेगा मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। और अब मेरे ज़मीर पर कोई बोझ नहीं है। अब मैं राहुल के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। राहुल मेरी बहुत इज्जत करता है। पति से एक लड़की इज्जत और मोहब्बत ही तो चाहती है। मेरी सारी तकलीफ़ दूर हो गई थी। अपनी ज़िंदगी के पिछले बात को मैंने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया था, पर आज आप सबको इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी बच जाए। सुमित तो कैद है, पर उसके जैसे इंसान भेड़िए की तरह अब भी गलियों में फिरते हैं कि किसी मासूम लड़की को नोच कर खा जाए। अभी भी मैं सोचती हूँ तो मैं काँप जाती हूँ, कैसे मैं सुमित के हाथ से बच निकली और भगवान ने मुझे दिमाग दिया। बहुत सारी मासूम लड़कियों को भी मैंने बचाया, वरना ऐसे इंसान मासूम लड़कियों के बारे में नहीं सोचते और ना ही इन्हें दुनिया से डर होता है और न ही भगवान से। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए।